ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विथ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? नहीं, ब्रीदिंग प्रोसेस इज नॉट रेस्पिरेशन. नो, हम जनरली ये सोचते हैं ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड इज व्हाट इज रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. हमको लगता है ये जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग इन एंड आउट, ठीक है, दिस इज रेस्पिरेशन. नो, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन. ये ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. दिस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ये पार्ट है रेस्पिरेशन का. ठीक है, सो टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. सो लेट्स से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. Taking in of oxygen is known as inhalation. Taking out of, or rather throwing out oxygen, carbon dioxide is exhalation. Inhalation and exhalation are part of the respiration process. However, they are not respiration. ठीक है, respiration is oxidization of food. जैसे आप समझ लो, ये आपका एक बाइक है, ठीक है, ये पेट्रोल की टंकी है, इसमें आपने पेट्रोल भरा और ये बाइक चल रही है. कैसे चल रही है? क्योंकि ये पेट्रोल जल रहा है. When it is burning, it is providing with energy. ठीक है, दिस पेट्रोल इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, और द डीजल और वॉट एवर ऑयल इट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, बिकॉज ऑफ विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. हमारे बॉडी में भी वैसे ही फूड है, और ये फूड इन द फॉर्म ऑफ क्या है भाई साहब? कार्बोहाइड्रेट्स. ये फूड भाई साहब कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इसकी बर्निंग होती है. ये बर्निंग कौन कराता है भाई साहब? हम जो ऑक्सीजन लेते हैं. ठीक है, द ऑक्सीजन दैट वी टेक इन एक्चुअली बर्न्स दिस फूड, और उसी से हमको एनर्जी मिलती है. हमारी एनर्जी किस में काम आती है? बोथ इन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड प्रोसेसेस. हमारे अंदरूनी प्रोसेसेस जो हो रहे हैं और बाहर के प्रोसेसेस भी. ठीक है, दो की तरह इन लोग उड़े जा रहे हैं. सो बोथ इन एंड आउट. ठीक है, दोनों का भी आपका प्रोसेस चलता रहता है. ठीक है, मतलब हमारे कुछ इंटरनल रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारे कुछ भाई साहब हैं एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स. इंटरनल रिक्वायरमेंट्स जैसे डाइजेशन में एनर्जी चाहिए, ब्रेन एक्टिविटी में एनर्जी चाहिए, लंग्स में एनर्जी चाहिए, हार्ट में एनर्जी चाहिए. ऑल दीज वुड बी रिक्वायरिंग एनर्जी. एंड देयर आर सम एक्सटर्नल प्रोसेसेस रनिंग में, ठीक है, स्टैंडिंग में, मूविंग में. ऑल दीज विल ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली एनर्जी प्रोसेसेस. नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. तो इसमें भाई साहब क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है. टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. हाउएवर, ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, रिलीजिंग एनर्जी. दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन. इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन. सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है. इस एनर्जी को यूज करते हुए हम जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज है उसको करते हैं. एक्सटर्नल एक्टिविटीज में हो गया रनिंग, लेट्स से आपका वॉकिंग, स्टैंडिंग में भी आपको एनर्जी चाहिए. ऑल दीज बेसिकली आर एक्सटर्नल एक्टिविटीज. इंटरनल एक्टिविटीज में आपका कंटिन्यूस चल रहा है. रेस्पिरेशन हो गया भाई साहब, आपका डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया. इस सब में जो एनर्जी लगता है, ऑल दिस इज प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, ओके. सो यहां पे हमारा है क्या भाई साहब? ग्लूकोज. ग्लूकोज कहां से आ रहा है? फूड से. फूड से हमको ग्लूकोज मिला, इसका ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये प्रोसेस है आपके रेस्पिरेशन का. ग्लूकोज का हो गया क्या? ऑक्सीडेशन, और बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. When the breakdown of food, that is glucose occurs in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. अभी रेस्पिरेशन जो है आपके दो टाइप्स के हैं. एक है आपका एरोबिक और दूसरा है आपका अनएरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है भाई साहब? ठीक है, जहां पे एयर इस्तेमाल होता है, हम जो अभी ब्रीथ कर रहे हैं वो एक एरोबिक रेस्पिरेशन है. वेरेवर ऑक्सीजन इज यूज्ड, व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, दैट इज ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. When the breakdown of glucose occurs in the presence of oxygen, it is called aerobic oxidation. तो जैसे आपका ग्लूकोज है, ठीक है, और अगर भाई साहब ये ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा क्या? आपका एरोबिक रेस्पिरेशन. और कहीं कहीं पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. ठीक है, ये बहुत कम होता है.
इसको अपन बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम समझेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कभी होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है, चल ही रहा है आपके बॉडी में। एरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन आपके फूड के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है और इस ऑक्सीडेशन से आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन जब आपके बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट सडनली बढ़ जाती है, जैसे अभी आप रनिंग कर रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स में हैं, तो अचानक से आपके बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। इन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो नॉर्मल ब्रीदिंग से नहीं होने वाला। देखो जब आप दौड़ते हो तो आपकी सांसें जल्दी चलने लगती हैं, व्हाई? बिकॉज यू रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन इतनी जल्दी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को नहीं कर सकता, तो देन योर मसल्स स्टार्ट रेस्पायरिंग, आपके मसल्स में रेस्पिरेशन होने लगता है, ठीक है। और इस रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड, अभी ग्लूकोज जो है वो आपके मसल्स में ब्रेकडाउन होगा और ये इसको एनर्जी की जरूरत, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट डजंट नीड ऑक्सीजन। सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वेन एवर योर बॉडी इज इन द नीड ऑफ अ सडन एनर्जी, ठीक है, देन दिस ऑक्सीडेशन अकर्स विच इज ऑल्सो नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन यू एक्चुअली डू नॉट नीड ऑक्सीजन, यू आर नॉट इन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये विदाउट ऑक्सीजन भी चलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनएरोबिक। दैट्स द रीजन वी कॉल इट एज अनएरोबिक, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें आपका, तो आपने देखा है कभी स्पोर्ट्स पर्सन, ये लोग जिम वगैरह करते हैं, उनको स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है ऐसे ऐसे। ये स्ट्रेचिंग क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा होने लगता है और ये हमारे मसल्स, हमारे बोन्स को टीयर कर सकता है। तुम बहुत यू आर फिजिटिंग अ लॉट, ओके। सो आपके ये बोन्स में आपका लैक्टिक एसिड जमा होना आपके क्रैम्प्स क्रिएट करेगा, इसीलिए आप स्ट्रेचिंग जो भी आप स्पोर्ट्स करते हैं उसके लिए, उसके बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये लैक्टिक एसिड पूरे बॉडी में फैल जाए, ना कि वहाँ पे इकट्ठा हो। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और वो रेगुलरली स्ट्रेचिंग नहीं करता है तो व्हाट विल हैपन? आफ्टर सम टाइम ही विल गेट सिवियर पेन्स इन हिज जॉइंट्स, उसके जॉइंट्स में बहुत पेन होगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपने टाइम पे भाई साहब स्ट्रेचिंग नहीं की थी। स्ट्रेचिंग से आपका लैक्टिक एसिड पूरा शरीर में फैल जाता है, ठीक है। सो व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका कहां पे होता है? मसल्स में। व्हेन योर बॉडी इज इन द सडन रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, आपके बॉडी को सडनली एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। वी ह्यूमन बींग्स नॉर्मली ऑब्टेन एनर्जी, हमारा नॉर्मल प्रोसेस क्या है एनर्जी ऑब्टेन करने का? बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। बट अंडर सर्टेन कंडीशंस व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड, एरोबिक रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन आवर मसल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। जितने टाइम के लिए आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं या जितने टाइम के लिए आप किसी स्पोर्ट्स को कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम के लिए ही होगा। When the oxygen gets used up faster in our muscle cells, it can be supplied by blood. Then a temporary deficiency of oxygen occurs in the muscle cells. भाई इतनी ज़्यादा अचानक से, जैसे आप रन कर रहे हैं तो आपके बॉडी में अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप रन कर रहे हैं तो क्या आपका हार्ट बीट बंद हो गया है? नहीं। क्या आपके लंग्स काम करना बंद कर रहे हैं? नहीं। क्या आपका किडनी फंक्शन करना बंद कर रहा है? नहीं। क्या आपका लिवर, अब बाकी सारे जितनी भी चीज़ें आपके बॉडी के इंटरनल में, क्या वो काम करना बंद कर रहे हैं? नहीं। सो दे वुड ऑलवेज नीड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड। ऑल ऑफ अ सडन योर मसल्स नाउ नीड एनर्जी, ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी नाउ नीड एनर्जी, सो देयर इज एन एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट। तो आपका एक एनर्जी डेफिसिट वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इसको कोप अप करने के लिए आपका बॉडी क्या करता है भाई साहब? एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगा? फ्रॉम योर मसल सेल्स, ठीक है, फ्रॉम योर मसल सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू हेवी फिजिकल एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइक्लिंग और वेट लिफ्टिंग, आवर मसल्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। To produce more energy, our muscles need more oxygen, but the supply of oxygen through blood is limited and hence insufficient. ये insufficient हो जाता है। Under these conditions, anaerobic respiration takes place. Under these conditions, भाई साहब आपका anaerobic respiration होता है in muscle cells to produce extra energy and fulfill the demand for more energy. तो अभी आपके मसल सेल्स में अलग से रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, ठीक है, और मसल सेल्स आपके एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। क्या मसल्स में नाक लगा हुआ है? नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा उनको? उनको तो अलग से ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, ठीक है।
When anaerobic respiration takes place in our muscle cells in the absence of oxygen, then glucose food breaks down partially to form lactic acid. ये lactic acid बनेगा and release some energy. ये lactic acid बनता है और energy release होती है. ये lactic acid हमारे लिए खतरनाक हो जाता है अगर हम इसको properly distribute ना कर दें. यही lactic acid हमारे bones को corrode करेगा, weak करेगा. This extra energy helps in doing hard physical exercise. After a heavy physical exercise, आपने रनिंग कर ली भाई साहब या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, वी समटाइम्स गेट ए मसल क्रैम्प्स. आपके क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में. ये क्रैम्प्स होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है. बिकॉज ड्यूरिंग हेवी फिजिकल एक्सरसाइज योर मसल्स वेर डूइंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड द बाई प्रोडक्ट ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज लैक्टिक एसिड. वो प्रोड्यूस हुआ था, जिसको आपने भाई साहब स्ट्रेचिंग नहीं किया तो वो फैला नहीं तो भाई साहब वो मसल क्रैम्प्स क्रिएट करेगा, ठीक है. सो आफ्टर अ हेवी फिजिकल एक्सरसाइज, वेरी फास्ट रनिंग एक्सेट्रा, वी समटाइम्स गेट मसल क्रैम्प्स. Painful contractions of muscles are called cramps. During heavy exercise, some of our muscles respire anaerobically. ठीक है. The anaerobic respiration by muscles brings about partial breakdown of glucose. ठीक है. ये भाई साहब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, to form lactic acid. This lactic acid accumulates in the muscles. Thus, muscle cramps occur due to accumulation of lactic acid in muscles when the muscles respire aerobically. ठीक है. तो मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं. मसल में क्रैम्प्स इसलिए आते हैं, ठीक है. तो इसीलिए जरूरी है कि आप स्ट्रेचिंग कर ले ताकि ये लैक्टिक एसिड जमे ना, फैल जाए. अगर ये एक जगह जमा होगा तो वो क्रैम्प्स क्रिएट करेगा, ठीक है. क्लियर है? ओके. वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स इन मसल्स कॉज्ड बाय हेवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ. एक तो है स्ट्रेचिंग कर लो, दूसरा है हॉट वाटर बाथ. अगर आप लेंगे तो भी उससे आपका क्रैम्प्स नहीं आएगा, ठीक है. हॉट वाटर बाथ और अ मसाज. कभी कभी आप देखते हो भाई साहब जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको अलग से मसाज किया जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट लोग होते हैं, ठीक है. हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव द सर्कुलेशन. तो यहां पे भाई साहब सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है. स्ट्रेचिंग वगैरह से भी सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ठीक है. Due to this, the supply of oxygen to the muscle increases. This oxygen breaks down lactic acid accumulated in muscles into carbon dioxide and water. ठीक है. तो अभी क्या होगा, जब आप हॉट वाटर बाथ लेंगे या सर्कुलेशन को इंप्रूव करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इन जगहों पे ज्यादा आएगा और वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा और आपके क्रैम्प्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है. यू विल गेट रिड ऑफ योर क्रैम्प्स, ठीक है. ओके. तो आपका देख लो भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या सिमिलैरिटी है. एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज. ठीक है. यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज. अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इट इज इन दिस ऑल्सो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज. दोनों में ही ब्रेकडाउन फूड का हो रहा है. एक में विद द असिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एक में विदाउट द असिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है. इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सारे सेल्स में हमारा ये कंटिन्यूअस चल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन. अनएरोबिक रेस्पिरेशन इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो ये सिमिलैरिटी हो गई. अभी हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, ठीक है. डिफरेंसेस में क्या हो जाएगा भाई साहब, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये भाई साहब किस में हो रहा है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन दिस. इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है फूड का. पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन दिस. इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है. इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है. द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. द एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड. यहां पे आपका एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. यहां पे एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड. इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी. इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. यहां पे कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जितना आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करने के लिए जरूरी है उतना ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है. सो दीज आर सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, इट बोथ आर बेसिकली सप्लाइंग यू विथ एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन सप्लाइज विथ अ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी. Anaerobic respiration supplies with a lower amount of energy. Anaerobic respiration is basically happening in the muscle cells primarily when you are doing heavy exercise or sports activities. ठीक है.
Aerobic respiration will always require air or oxygen. Anaerobic respiration will not require air or oxygen. What are the byproducts of aerobic respiration? Carbon dioxide and water, जो आपका हमेशा निकल रहा है, ठीक है. तो water is coming out from the respiration. Carbon dioxide and water are the byproducts. Anaerobic respiration के byproducts क्या क्या हो जाएंगे? Alcohol, carbon dioxide and lactic acid. हमारे शरीर में अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन ईस्ट जो है एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अनएरोबिक रिएक्शन के चलते अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो हमारा क्या होता है भाई साहब, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उनका भाई साहब अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ईस्ट विल प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका लेस अमाउंट, अनएरोबिक में आपका लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है. ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब रेस्पिरेशन के पार्ट में. रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, इसमें आता है आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है. आपने जो बोला था कि भाई साहब रेस्पिरेशन इज बेसिकली ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, सो दैट वाज नॉट करेक्ट, ठीक है. जस्ट वन मोमेंट. So the process of taking in oxygen rich air into the body is called inhalation. ये जो आप ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर बॉडी में ले रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन, एंड द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन. इसको अपन बोलेंगे एक्सहेलेशन, ठीक है. क्लियर है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है. ये दिस इज बेसिकली इनहेलेशन हो जाए, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर क्या है भाई साहब, आर अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ये भाई साहब रेस्पिरेशन के पार्ट हैं, ठीक है. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट नॉट रेस्पिरेशन एज अ होल. देखिए ये पूरे रेस्पिरेशन नहीं है बट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. तो आप देखो भाई साहब यहां पे क्या हो रहा है, आपके लंग्स में रेस्पिरेशन होता है. दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. ये दोनों का जो प्रोसेस है टुगेदर, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग. तो ये आपका फेरिंग्स हो गया, ये ट्रैचिया हो गया, ये लंग्स हो गए, ये ब्रोंकाइटल ट्यूब हो गया आपका भाई साहब. ये एयर आ रहा है लंग्स के अंदर, यहां पे लंग्स में एलिवली होते हैं जिसको हम एयर सैक्स भी बोलते हैं, ठीक है. दीज एलिवली आर ऑल्सो नोन एज एयर सैक्स. These are also known as air sacs, ठीक है. So the process of inhalation and exhalation together is known as breathing. ये जो process है इसको अपन क्या बोलते हैं, breathing. The process of inhalation and exhalation together is known as breathing, and breathing is a part of respiration, not respiration as a whole, ठीक है. Respiration basically है क्या? Respiration is what people, it is basically oxidation of food for energy. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी, ठीक है. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक है. ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ये ऑक्सीजन ब्रीदिंग के प्रोसेस से हमारे अंदर आता है. तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी. समझ में आ रहा है ये, ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चंस पीपल? कोई क्वेश्चंस, कुछ ऐसा चीज है नहीं समझ में आ रहा है? एनीथिंग? नो? ओके, लेट्स गो अहेड. ब्रीदिंग रेट, ठीक है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड अ ब्रीदिंग रेट. जितनी बार आप ब्रीथ कर रहे हैं उसको, तो आप देखोगे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है ना, बिकॉज योर बॉडी इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ मोर एनर्जी एंड हेंस द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ठीक है. सो द नंबर ऑफ टाइम्स, ब्रीदिंग रेट बेसिकली क्या हो जाएगा, अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट. आपके 1 मिनट में आप जितनी बार सांसें लेते हैं उसको अपन बोलते हैं ब्रीदिंग रेट, ठीक है. जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी आपका ब्रीदिंग रेट बढ़े. कभी कभी आप घबराहट में भी आपका देखो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ठीक है. कोई डेंजर आने वाला है, जैसे आपको समझ लो अचानक से आपने किसी सांप को देख लिया, वो आपकी तरफ आ रहा है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, है ना. वाई विल दिस इंक्रीज? कोई शेर, भालू, कोई कुत्ता दौड़ा रहा है तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा. आप दौड़ नहीं रहे लेकिन आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है. क्यों? द मोमेंट यू सेंस डेंजर योर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस. वाई? Because of the brain activities. लेकिन देखो ब्रेन कोई ऐसा इलॉजिकल काम नहीं करेगा.
ब्रेन हमेशा आपके शरीर के साथ सिंक्रोनी में काम करेगा, आउट ऑफ सिंक काम नहीं करेगा। वो क्यों ही आपका ब्रीदिंग रेट, अच्छा चलिए आप बोल रहे हैं कि मेरे को डेंजर दिख रहा है, कोई कुत्ता दौड़ कर आ रहा है मेरी तरफ, कोई सांप आ रहा है मेरी तरफ, या शेर भालू चीता कुछ भी है, ठीक है, आई एम इन और सम पीपल आर कमिंग टू अटैक मी, व्हाटएवर, बट आई एम सेंसिंग डेंजर इन माई एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ विच ऑटोमेटिकली विदाउट इवन मूविंग, विदाउट इवन रनिंग, ठीक है, माई ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। आप बोल रहे हैं ये ब्रेन की वजह से हो रहा है, लेकिन ब्रेन ऐसा क्यों कर रहा है, आपका ब्रीदिंग रेट को क्यों बढ़ा रहा है? कि हम लोग ब्रेन में सोचते हैं अपनी एनर्जी रिलीज नहीं होता। नहीं, देखो अगर कोई खतरा आपके एनवायरनमेंट में है तो आपको भागना पड़ेगा या तो लड़ना पड़ेगा। यू ईदर हैव टू फाइट और फ्लाइट, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, और दोनों ही ऑप्शंस के लिए आपके बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए ब्रेन पहले से ही ये मैन्युफैक्चर करने लगता है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ब्रेन आपका पहले से ही देख रहा है कि अभी आप खतरे में हैं। नाउ यू हैव टू बेसिकली ईदर फाइट और फ्लाइट, दोनों में से कुछ करना पड़ेगा। भागने के लिए भी और लड़ने के लिए भी दोनों में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये एक्स्ट्रा एनर्जी वो पहले से ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो योर ब्रेन इज डेफिनेटली कनेक्टेड टू योर इमोशंस, बट द रीजन व्हाई योर ब्रीदिंग रेट गोज हाई अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इज बिकॉज यू आर सपोज टू ईदर फाइट और फ्लाइट द सिचुएशन, and that requires a higher amount of energy than normal situations. So obviously आपका, जैसे अगर आप देखते हो ना कि अगर आप कोई स्वादिष्ट खाना देख रहे हो तो automatically saliva comes to your mouth, ठीक है? Why? Because your brain is preparing you to digest that food. वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ब्रेन आपका कोई भी ऐसा इलॉजिकल काम नहीं करेगा, अरे करना है तो करना है, ऐसा नहीं है। आपके मुंह में पानी आना एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, वो तभी आएगा जब आप उस खाने का स्वाद जानते हो। अगर आपने कभी भी गुलाब जामुन टेस्ट नहीं किया होगा तो आपको गुलाब जामुन देखकर आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। वंस यू हैव टेस्टेड अ टेस्टी फूड, देन दैट इंफॉर्मेशन गेट्स रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन एंड द मोमेंट यू सी और स्मेल इट, देन ऑटोमेटिकली आपके मुंह में पानी आने लगता है। इसका मतलब आप लालची हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपका ब्रेन पहले से उस फूड को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस चालू कर चुका है। इवन बिफोर यू हैव एक्चुअली कंज्यूम्ड द फूड, योर ब्रेन हैज स्टार्टेड द प्रोसेस। तो सलाइवा पहले से ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। सलाइवा इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। आपके मुंह में जो सलाइवा है दैट इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज एट रेस्ट। जब आप रेस्ट पे हैं, बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या सोए हुए हैं, या टीवी देख रहे हैं, रेस्ट, इसको रेस्ट बोलते हैं। सो रहे हैं एकदम से तब नहीं, इसको अपन रेस्ट बोलेंगे। इज 15 to 18 टाइम्स। वुमेन ब्रीथ स्लाइटली फास्टर देन मैन। थोड़ा सा ब्रीदिंग रेट वुमेन का हाइयर होता है, ठीक है, ओके। द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज स्लोएस्ट व्हेन ही इज स्लीपिंग। आप देखोगे जब इंसान सो रहा है, आपने ऑब्जर्व किया, आराम से सांस ले रहा है ना, उसका ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज नहीं हो रहे हैं, इंटरनल एक्टिविटीज अभी भी चालू हैं। ब्रेन का फंक्शनिंग, हार्ट का फंक्शनिंग, लिवर का फंक्शनिंग, आपके लंग्स का फंक्शनिंग, ये सब अभी भी चालू है। लेकिन आंखों का फंक्शनिंग, कान का फंक्शनिंग, जबान का फंक्शनिंग, हाथ पैर का फंक्शनिंग, ये नहीं चल रहा है। सो दीज आर नॉट, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो गई है, इसलिए ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो गया है, ठीक है। Minimum energy is required by the body during sleep, which can be provided by a slow rate of breathing. The breathing rate of a person increases with increased physical activity. जब भी आप physical activity को बढ़ाते हैं, exercise, running, weight lifting, etc. When the breathing rate increases, greater amount of air goes into the lungs. ज़्यादा air जाता है. With more air going into the lungs, the blood can absorb oxygen at a faster rate. तो blood क्या करेगा? Oxygen को absorb करेगा at a faster rate. Thus, faster breathing supplies more oxygen to the blood cells for producing more energy by the rapid breakdown of blood needed for doing heavy physical exercise. ठीक है, okay. So when we run, we do take deep breaths so as to inhale more air and get more oxygen. जब हम भाई साहब दौड़ रहे हैं, ठीक है, get more oxygen for the speedy release of energy from food. तो आपका speedy release of energy from food. When we run, we also take deep breaths. तो हम ये deep breaths लेते हैं so as to inhale more air and get more oxygen for the speedy release of energy from food. Athletes breathe faster and deeper than usual even after finishing a race. ठीक है, this is because during the race the leg muscles of the athlete have produced extra energy by doing anaerobic respiration. तो leg muscles में anaerobic respiration हुआ है, ठीक है, without using oxygen. By breathing faster and deeper, the athlete is giving back oxygen to the muscles which it could not give during the time of running. ठीक है, we feel hungry after doing a heavy physical exercise.
क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन बहुत जल्दी, हमारा फूड बर्नआउट ज़्यादा हुआ है। जब हम हेवी एक्सरसाइज कर रहे थे तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन हुआ तो हमारे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बर्न हुए, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बर्न हुए तो हमारा अभी डेफिसिट हो गया। सो वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स नाउ, ठीक है। सो वी फील हंग्री आफ्टर डूइंग अ हेवी फिजिकल एक्सरसाइज। दिस इज बिकॉज to provide extra energy for doing heavy physical exercise, the food has broken down very rapidly by faster breathing and made us feel hungry। ठीक है, जैसे अगर आप स्विमिंग करके आएंगे बहुत भूख लगेगी, खेल कूद कर आएंगे बहुत भूख लगेगी। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि ड्यूरिंग दैट एक्सरसाइज आपका बहुत ब्रीदिंग रेट बढ़ गया था, और ब्रीदिंग रेट बढ़ा था तो इसीलिए आपका फास्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा था, मतलब आपका फूड जल्दी जल रहा था, उसी से तो एनर्जी मिल रही थी। ठीक है, तो फूड सप्लाई भाई साहब आपका कोई कार्बोहाइड्रेट्स जो था वो खत्म हो गया है, तो नाउ योर बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड दैट्स द रीजन यू फील हंग्री। ठीक है, इसीलिए आप हंग्री फील करेंगे। चिल्ड्रन ब्रीथ अबाउट 20 to 30 टाइम्स पर मिनट, क्योंकि चिल्ड्रन का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका ब्रीदिंग रेट हाइयर होता है। ठीक है, बिकॉज दे वुड नीड मोर ऑफ एनर्जी, उनका एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज काफी ज्यादा होता है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एयर इनहेल्ड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स पासेस इनटू द नेजल कैविटी। तो हमारा देखो एयर है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये नॉस्ट्रिल से हमारे नेजल कैविटी में जाता है। ठीक है, एयर इनहेल्ड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स पासेस थ्रू द नेजल कैविटी एंड रीचेस लंग्स थ्रू द विंड पाइप। तो हमारे विंड पाइप से ये लंग्स में जाता है हमारे। ठीक है, द विंड पाइप ऑल्सो नोन एज ट्रैचिया ब्रांचेस इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स नोन एज ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं, एंड एट इट्स लोअर एंड द 2 ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द 2 लंग्स। तो 2 लंग्स में ये ब्रोंकाई कनेक्टेड है। ठीक है, लंग्स आर प्रेजेंट विद इन द चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। तो हमारा चेस्ट कैविटी जो होता है ऐसे रिब्स से, मतलब रिब्स होते हैं, रिब्स के अंदर ये लंग्स होते हैं। लंग्स बहुत सॉफ्ट है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा चेस्ट कैविटी होता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी के में आपके रिब्स होते हैं, ऐसे रिब्स के अंदर लंग्स होते हैं। ठीक है, each bronchus is further divided into smaller tubules called bronchioles which have air sacs and these are known as alveoli। इनको हम बोलते हैं air sacs या alveoli। exchange of respiratory gases when air and blood occurs in the alveoli। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है भाई साहब वहां पे। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब कैसे? हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो वहां जाता है और हम उसको ब्रीद आउट कर देते हैं, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन का एडिशन होना और ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, बोथ अकर एट द एल्यूवली। ठीक है, और इस एल्यूवली से हमारा नोज कनेक्टेड है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ब्लड में ऑक्सीजन आता है और ये ब्लड ही पूरे ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। हर एक सेल में रेस्पिरेशन होता है। From head to toe, all the cells in our body are undergoing respiration. So all the cells will need oxygen. Who is supplying this oxygen? Blood. How does the blood supply oxygen? तो हमारा हार्ट ऐसे पंप कर रहा है, जैसे ही पंप कर रहा है तो पुल्मोनरी वेन से भाई साहब ये ब्लड जा रहा है हमारे लंग्स में, और लंग्स में वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जो हमने ऑक्सीजन लिया हुआ है वो ऐड हो रहा है, और फिर वो ब्लड फिर से आ रहा है हार्ट में, फिर से हार्ट उसको पंप कर रहा है, अभी वो पूरे बॉडी में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हार्ट 2 जगह पे ब्लड पंप करता है, एक तो लंग्स में और एक पूरे बॉडी में। जब वो लंग्स में पंप करता है तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उसमें भाई साहब ऑक्सीजन भरा जाता है, फिर से वो हार्ट में आता है, हार्ट फिर से उसको पंप करता है, पूरे बॉडी में घूमता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड अकर्स इन द एल्यूवली। ओके, सो आपका देखो यहाँ पे अ बेल जार इज टेकन, अ बिग बेल जार इज टेकन, द बेल जार इन द ग्लास whose bottom is open, a glass tube branching into 2 smaller tubes is fitted at the mouth, 2 balloons are tied at the 2 ends of the tube। तो भाई साहब 2 balloons tied है, a thin rubber sheet is tied। तो आप देखो यहाँ पे आपके lungs है, ये देखो आपका यहाँ पे mechanism of breathing, expiration, जब आप सांस छोड़ रहे हैं, फुस पूरा हवा निकल रहा है, आपके लंग से पूरा हवा निकल रहा है, तो दिस इज नोन एज एक्सपीरेशन और एक्सिलेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सपीरेशन और एक्सिलेशन। जब आप सांस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका इंस्पिरेशन। ठीक है, a big bell jar is taken, a glass tube branching into 2 smaller tubes that is lower and is fitted in the mouth of the bell jar with the help of a cork। ठीक है, यहाँ पे cork है, 2 balloons are tied at the 2 ends of the tube, a thin rubber sheet is tied around the open bottom of the bell jar। In this apparatus the space inside the bell jar represents the chest cavity। तो ये बेल जार में ये आपका चेस्ट कैविटी है, और ये बलून्स में से देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है व्हेन वी लूज एयर, एंड व्हेन वी टेक इन एयर द वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है। ठीक है, इवन व्हेन यू आर अस्लीप दिस विल हैपन, दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग विल कंटिन्यू इवन व्हेन यू आर अस्लीप। ठीक है,
तो ये आपका ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग, और यहाँ पे देखो डायफ्राम होता है हमारा, ये डायफ्राम है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, दिस इज कंटिन्यूसली हैपनिंग, ठीक है। To show the process of breathing out of air, we release the rubber sheet. In this case, the space in the bell jar decreases. The air from inside the balloon goes to the test tube to the balloons get deflated. This shows the action of diaphragm exhaling the air. तो यहाँ पे भाई साहब exhale कर रहे हैं, ठीक है। Okay. Air which we breathe during respiration, ठीक है। The air which we breathe in the form of atmosphere is called the inhaled air. तो हम जो air ले रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? Inhaled air, ठीक है। The air that we are taking in is known as inhaled air, and the air which we breathe out from our lungs through the nose or mouth is known as exhaled air. जो सांस हम छोड़ रहे हैं उसको अपन बोलेंगे exhaled air, जो सांस हम ले रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? Inhaled air, ठीक है। The only difference in the inhaled air and the exhaled air is that they contain different proportions of oxygen, carbon dioxide and water vapor. इनमें ये proportions अलग अलग हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर डिफरेंट, ठीक है। ओके, द केस ऑफ ऑक्सीजन, द एयर विच वी इनहेल कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो हम इनहेल करते हैं इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ इनहेल्ड एयर इज यूज्ड अप इन ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज food during respiration. So the exhaled air which comes out of the process of respiration contains a lower portion of oxygen. Thus exhaled air contains less oxygen than inhaled air. तो ऐसा नहीं है कि जब हम सांसें छोड़ रहे हैं तो उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो ज़्यादा होता है। इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में अगर हम ऑक्सीजन कंटेंट देखेंगे, इनहेल्ड एयर विल हैव अ हायर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन देन एक्सहेल्ड एयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब, inhaled air has higher quantity, inhaled air has higher quantity of oxygen than exhaled air. Exhaled air, inhaled air has higher quantity of oxygen than exhaled air, ठीक है। The case of carbon dioxide, the air which we inhale contains a lower proportion of carbon dioxide. Now during respiration, when oxygen breaks down glucose food, then some carbon dioxide is produced. Thus exhaled air contains more carbon dioxide than inhaled air, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इन exhaled air, कार्बन डाइऑक्साइड इन exhaled air is more than in inhaled air, in inhaled air, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। द केस ऑफ वाटर वेपर, अभी वाटर वेपर जो होता है, द एयर विच वी इनहेल कंटेन्स बहुत कम वाटर वेपर जाता है, ठीक है। व्हेन ग्लूकोज फूड इज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन देन वाटर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, सो द एक्सहेल्ड एयर, वाटर वेपर जो है एक्सहेल्ड एयर, वाटर वेपर इज मोर इन एक्सहेल्ड एयर। तो इनहेल्ड एयर है और एक्सहेल्ड एयर है, किसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा? इनहेल्ड एयर में। एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन कम होगा। इनहेल्ड एयर है, एक्सहेल्ड एयर है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा? एक्सहेल्ड एयर में। वाटर वेपर इनहेल्ड एयर में, एक्सहेल्ड एयर में, किसमें ज्यादा होगा? एक्सहेल्ड एयर में। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में अगर आप डिफरेंसेस देखोगे तो ऑक्सीजन कंटेंट इन इनहेल्ड एयर इज मोर देन इन एक्सहेल्ड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में किसमें ज्यादा होगा? एक्सहेल्ड एयर में। वाटर वेपर इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में किससे ज्यादा होगा? एक्सहेल्ड एयर में, ठीक है। ओके, इफ वी एक्सहेल एयर ऑन अ मिरर थ्रू आवर माउथ, आपने देखा होगा मिरर में अगर आप ऐसे कर रहे होंगे तो पूरा वाटर वेपर जम जाता होगा। If we exhale air on a mirror through our mouth, then a patch of moisture is formed on the mirror surface. This is because the exhaled air coming out from our mouth contains a lot of water vapor. इसमें काफी बड़ी मात्रा में water vapor होता है, ठीक है। This water vapor condenses on the mirror surface to form tiny droplets. और यहाँ पे आपके mirror surface में tiny droplets हो जाते हैं of water which appear as a patch of moisture, ठीक है। Carbon dioxide is produced, आप अगर the apparatus consists of two boiling tubes, अगर आप इसको देखो, सिंपल है, देखो एक अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर समझो हमने एक बीकर लिया हुआ है और इस बीकर में हमने लाइम वाटर भर दिया है, ठीक है। दिस इज बेसिकली लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर। और इस बीकर में अभी अगर एक स्ट्रॉ डालते हैं आप, ये एक स्ट्रॉ है और इस स्ट्रॉ में से ऐसे कर रहे हैं आप, फू मार रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे वंस यू बेसिकली ये जैसे आप मारते रहेंगे तो दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये कंफर्म कर रहा है कि आपके एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। एक्सहेल्ड एयर में आपका क्या है भाई साहब?
कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो इसका मतलब आपका एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। CaO है आपका लाइम वाटर प्लस CO2, ये बनाता है आपका CaCO3, और ये आपका लाइम वाटर। दिस इज बेसिकली लाइम वाटर। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। जस्ट वन मिनट। Okay, so respiration in animals such as insect respire through spiracles होते हैं इनमें, through which the air enters. फिशेस जैसे किससे रेस्पायर करते हैं भाई साहब, गिल्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। अर्थवॉर्म्स में स्किन होता है, ठीक है। फ्रॉग्स कैन ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, लंग से भी ब्रीथ करते हैं और मॉइस्ट स्किन से भी ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ओके, प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ स्टोमाटा। ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। आपके जितने भी प्लांट के सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन कैसे एंटर करता है भाई साहब, डिफ्यूजन से एंटर करता है, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल।
to survive. While some animals resemble human beings in their techniques of respiration, some others have completely different respiratory mechanisms. Plants also have a unique way of breathing. In this lesson, we will study respiration in plants and animals in detail. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to understand how gases are exchanged in insects, explain how earthworms breathe, describe the different ways in which frogs respire, explain how fish breathe in water, explain the breathing process in plants. Like human beings, insects need oxygen for survival as well. Again, like human beings, they produce carbon dioxide as a waste product. But unlike human beings, insects like grasshopper, housefly, cockroaches, etc. do not have lungs. The process by which gas exchange takes place in insects is known as diffusion. Air enters the insect body through tiny holes present on the sides of the body. यहाँ पे देखो spiracles है. These holes are known as spiracles. The spiracles open into a network of thin air tubes spread over the body of an insect. These tubes are known as the trachea and they facilitate gas exchange. Oxygen reaches the cells through the tracheal system, and the carbon dioxide is received from the cells by the tracheal system and expelled from the insect body through spiracles. Earthworms, like insects, do not have lungs, nor do they have a nose. They breathe through their skin. They absorb oxygen from air and soil. When the oxygen comes in contact with their moist skin, it breaks down. It is absorbed through tiny blood vessels and circulated throughout the body. The same blood vessels carry the carbon dioxide to be expelled through the skin. For an effective absorption of oxygen, earthworms keep their skin moist. Frogs, like human beings, have lungs. They use their lungs for breathing. But since their lungs are not well developed, they use two other types of respiration. One is buccal respiration, and the other is cutaneous respiration. In buccal respiration, oxygen is absorbed, and the blood vessels that line the roof of their mouth expel carbon dioxide. During this process, the passage to the lungs remains closed. In cutaneous respiration, oxygen is absorbed by the network of blood vessels on their skin. This respiration is effective only if their skin is moist. This technique of respiration is used by frogs on both land and water. Since fish is an aquatic animal, its respiratory system is different from the respiratory system of animals living on land. Fish has gills that allow it to breathe in water, so the fish is under no compulsion to come to the surface of the water for air. They take in oxygen-rich water through their mouth and pass it over the gills. The gills are lined with blood vessels which absorb the oxygen and release carbon dioxide into the water. The deoxygenated water is then expelled from the body through gills. In plants, respiration takes two different forms. One, when the pores of the plant absorb oxygen and release carbon dioxide. These pores are present all over the plant body and even in the roots. Two, when photosynthesis takes place. In this form of respiration, plants absorb carbon dioxide and release oxygen. Summary. Let us summarize what we have learned.
In insects, air enters in their body through tiny holes called spiracles present on the sides of their body. Earthworm exchanges gas through its skin. Frogs have a pair of lungs like human beings for breathing. Their skin is moist and slippery. They can also breathe through their skin. They also breathe through their mouth. Fish have special organs for respiration called gills. Plant respiration takes two different forms. In one form, oxygen is absorbed and carbon dioxide is released. In the other form, carbon dioxide is absorbed and oxygen is released. Introduction. Okay. Human beings